गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके होंगे तो हम सेकंड पार्ट अपना कंटिन्यू करते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता अपन पढ़ रहे थे उसका एक और दूसरा पार्ट आता है जो कि होता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से नीचे की साइड पाकिस्तान में स्थित एक जगह है मोहनजोदड़ो। उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और कभी कभी मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कह देते हैं। तो जो एक सभ्यता थी, एक नियोजित शहरी केंद्र थी, इसको एक शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, शहरी सभ्यता कहा जाता है। और जो बस्ती थी, मतलब जो भी एक गांव टाइप का था मोहनजोदड़ो, जो दो भागों में बटा हुआ था। एक था ऊंचा, मतलब जो ऊंचाई पर स्थित था, मतलब एक पहाड़ टाइप में स्थित था। और एक था निचला शहर, मतलब जो पहाड़ से नीचे बसा था। और जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ था उसको उसको ऐसा माना जाता है कि उधर राजा वगैरह रहा करते थे और नीचे आम जनता रहा करती थी। और ये पूरा शहर किलेबंद था, मतलब चारों तरफ से दीवार दीवार उठी हुई थी चारों तरफ से। और इसके ये ऊंचाई पर था और इसके ऊपर भी वो मतलब चारों ओर दीवार उठी हुई थी, उसे कहते हैं किला। तो इसके बाद आते हैं हम नीचे, और नीचे आ जाते हैं हड़प्पा की दुर्दशा। मतलब जो थी हड़प्पा जो जगह थी वो उसकी दुर्दशा कैसे हुई। मतलब एक बार जब वो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि पहले सर्वेक्षण जनरल हुए हैं, जो 1875 में आए थे, उन्होंने कहा था कि जो उस हड़प्पा की ईंटें हैं, उन वो इतनी इतनी ज्यादा ईंटें थीं कि आप 100 मील लंबी रेल रेल पटरी बिछा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, लाहौर से लेकर मुल्तान तक। इतनी ज्यादा ईंटें थीं और जो कि लोग ले जा चुके हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इधर से। और जो ऊंचा वाला शहर था उस दुर्ग कहा जाता था, और जो नीचे का शहर निचला शहर था उसे निचल ही कहा जाता था। मतलब नीचे की जो बस्ती थी उसे निचला शहर, और जो ऊपर पहाड़ पे स्थित एक बस्ती टाइप की थी उसे दुर्ग कहा जाता था, जो कि ऊंचाई पर स्थित था लेकिन कच्ची ईंटों की संरचना चबूतरों पर बना था। दुर्ग दीवार से घिरा हुआ था, अर्थात निचला शहर से अलग था। मतलब दुर्ग और निचला शहर अलग अलग थे। निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ था, मतलब जो नीचे का शहर था वो भी दीवारों से घिरा हुआ था। भवनों मतलब जो उस पर घर बनाए गए थे वो चबूतरे पे बनाए गए थे, मतलब पहले चबूतरे बनाए गए थे, फिर बनाए गए थे उसके ऊपर घर। मतलब एक नियोजित शहर बनाया गया था। और जो इसमें बहुत सारा श्रम लगा था, क्योंकि बहुत बड़ा था। मतलब श्रम मतलब बहुत सारे लोग लगे थे बनाने के लिए। और इसके बाद जो उनकी ईंटें बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी 1:2:4 ऐसे रेशियो में बनाई जाती थी। मतलब 4 फीट लंबाई होगी, 2 फीट चौड़ाई होगी, तो एक एक फीट ब्रेथ होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नालों का निर्माण। मतलब जो सभ्यता थी ना, वो नाले निर्माण भी करती थी। मतलब जो अब उन्होंने घर बनाया, मतलब जो भी सबसे पहले इनने बनाई होगी मतलब रोड बनाए थे, फिर उसके बाद नालियां बनाई गई थी, फिर उसके बाद चबूतरे बनाए गए थे, फिर उसके बाद चबूतरों के ऊपर घर बनाए गए थे। और जो उन्होंने जो नालियां बनाई थी, या फिर गलियां गलियां और नालियां एक ऐसी पद्धति में बनाई थी, उसको ग्रिड पद्धति कहा जाता था। मतलब जो भी नाली होगी वो दूसरी नाली को एक प्लस के आकार में काटेगी, मतलब ऐसे में काटेगी या फिर ऐसे में काटेगी। जो प्लस में होगी, रास्ते भी ऐसे ही थे, मतलब समकोण पर, मतलब राइट एंगल पर ही होगी काट, मतलब जो जुड़ा ज्वाइंट होगा दो नालियों को वो राइट एंगल पर ही होगा। और जो दुर्ग था ना, दुर्ग मतलब ऊंचा शहर, जो हड़प्पा ऊंचा मतलब पश्चिम में स्थित था। और जो एक निचला भाग था वो पूर्व की ओर स्थित पूर्व में था। धोलावीरा और लोथल जैसे स्थलों की बस्तियां किलेबंद थीं। जो धोलावीरा है ना गुजरात में, और लोथल है, इसके जो भी बस्तियां थीं वो किलेबंद थीं। शहर के कई हिस्से दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे, और जो हिस्से थे शहर के नीचे वाले वो दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर ऊंचाई पर था, मतलब ये इसी की तरह था, ऊंचाई पर स्थित, मतलब पहाड़ पे स्थित था। और गृह स्थापत्य मतलब उनके घर कैसे थे।
घर तो ऐसे थे कि जो बाहर से लोग आते, यानी कि घर मतलब जो भी बाहर से लोग मतलब कोई अंदर आएगा तो वो डायरेक्ट वो अंदर का कुछ नहीं देख पाएगा कि घर के अंदर क्या चल रहा है। और ये लोगों के घर में एक ऐसा कुआं होता था, इधर लिखा होगा, आवासों में कुएं होते थे जो ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जैसे कोई बाहर से आदमी आता है तो उसे आसानी से पानी उपलब्ध हो सके जो पी सके। और अनुमानों मतलब अनुमान लगाया गया है कि उधर 700 कुएं थे, मतलब उस हड़प्पा सभ्यता के अंदर। और सीढ़ियाँ बनाए जाने के अवशेष भी मिले हैं। और डायरेक्ट विजिबल नहीं होता था, कोई भी कुछ काम कर रहा हो जैसे कोई राहगीर आ जाता था तो ऐसे डायरेक्ट उनको कुछ विजुअल नहीं होता था। और जो खिड़कियां थी वो नीचे वाली दीवारों पे नहीं बनाई गई थी। इसमें लिखा है भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी, मतलब खिड़कियां नहीं बनाई गई थी नीचे वाली दीवारों में। उसके बाद आ जाते हैं दुर्ग। दुर्ग मतलब ऊंचा वाला शहर। ऊंचा वाला शहर में दो सबसे विशिष्ट मतलब अच्छी, जो भी आपको पेपर में पूछ जाएगा वो दो चीज़ों से पूछ जाएगा। एक तो होगा माल गोदाम, मतलब जो अब अभी कह सकते हैं वेयर हाउस टाइप का, उसमें उसको कहते हैं माल गोदाम। इधर मतलब जो भी अनाज वगैरह निकाले जाते थे वो रखते थे। तो रखने की जगह के अवशेष मिले हैं कि उसे रखा कहाँ जाता था। उसको लकड़ी से बने थे, मतलब जो बनाए गए थे वो लकड़ी से बने हुए थे और जो कि नष्ट हो चुके हैं। और दूसरा है स्नानागार। एक स्नानागार जो मतलब आयताकार बन जलाशय है जो कि बना हुआ था और गली गलियारे से घिरा हुआ था। और इसे ऐसा माना जाता है कि मतलब इसकी जो उत्तर और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनाई गई थी। मतलब जो एक जलाशय था जो अभी आप इधर देख सकते हैं, ये है मतलब दूसरा इधर है, इधर ये जलाशय है, आप इसे देख सकते हैं। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसको जल से भरा जाता था और ऐसा माना जाता है कि इसे विशिष्ट मतलब पूजा वगैरह होती थी ना उसमें यूज किया जाता था स्नानागार को। इसके बाद आते हैं मतलब सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, मतलब लोग कौन सी चीज यूज करते थे, मतलब सब प्रचलित थी। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसको समझ में नहीं आएगा। बस इसमें ऐसा बताया गया है कि लास्ट में बताया गया होगा कि आप ऐसे देख सकते हैं। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब वो नहीं दफनाते थे, मतलब जो ये बहुमूल्य था उसका यूज करते थे और लोग दफना नहीं थे। ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग थे वो थोड़ा गरीब टाइप के थे। विलासिता की वस्तुएं जो कि मतलब फायांस एक प्रकार का ऐसा जो मृद भंड टाइप का है, मटका जिसे कह सकते हैं। तो इसका यूज किया जाता था। ये बहुत मतलब बहुत ही रेयर केस में मिलता है, हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। ये यहाँ पर दिया गया है फायांस बनाने की विधि। ये फायांस एक मटका टाइप का था, इसे कैसे बनाया जाता था। मतलब रेत और बालू तथा उनको चिपचिपे पदार्थ में मिश्रण किया जाता था और वो मिश्रण करके पकाया जाता था। और उसके बाद आते हैं संचय। मतलब संचय मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का एक पात्र में रखकर उसे गड़ा देना, मतलब धरती में जमीन में गड़ा देना। और इसी को संचय के, संचय मतलब रखना होता है, किसी भी वस्तु को रखना, गड़ा मतलब धरती में गड़ा देना। उसके बाद आते हैं शिल्पोत्पादन। शिल्पोत्पादन कहाँ पे होता है, तो शिल्पोत्पादन होता है चनहुदड़ों में। चनहुदड़ों एक जगह है जो कि पाकिस्तान में है अभी। उधर शिल्पोत्पादन होता था। मतलब शिल्पोत्पादन क्या क्या होता था, मनके बनाए जाते थे, धातु कर्म शंख की कटाई की जाती थी, मोहर का निर्माण होता था। और इसमें कुछ कुछ वस्तुओं का उपयोग होता था जैसे कार्निलियन, जैस्पर, क्वार्टर्स और सेल खड़िया से पत्थर, कांसा, सोना, तांबा, शंख, फायांस और बहुत सारी चीजों का उपयोग होता था। और जो मनके थे वो कैसे बनाए जाते थे, मतलब चक्राकार भी थे, बेलनाकार भी थे, गोलाकार भी थे, ढोलाकार भी थे, खंडित भी हुआ करते थे। और ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी जो कि, और जो कार्निलियन मतलब सेल खड़ी तो हम पढ़ सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल कोला मतलब कोमल सा बिल्कुल पत्थर हुआ करता था। इसके बाद आते हैं कार्निलियन जो कि लाल रंग का पत्थर हुआ करता था। और ये लाल रंग कैसे आता था, ये पीले रंग का कच्चे माल से बनाया जाता था जो आग में डालते थे तो लाल हो जाता था।
और यहाँ पर बहुत सारी बनाया जाता था। इसके बाद आते हैं बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट क्या है? ये दो जगह हैं जो कि समुद्र के किनारे पर हैं, और इधर से ही माल की आवाजाही हुआ करती थी, और जो भी इधर पे होता था जैसे शंख वगैरह इधर पे ही पाए जाते थे, क्योंकि समुद्र के किनारे बसे हुए थे। और जैसे हम उत्पादन केंद्रों को कैसे पहचानेंगे, तो हम मतलब जैसे कुछ कुछ जगह पे जैसे फैक्ट्री में कुछ उत्पादन होता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो वो वैसे ही पड़ी रहती हैं, उस जो कच्चा माल पड़ा रहता है, और जो कुछ खराब पदार्थ निकलते हैं वो भी उधर पे पड़े रहते हैं। तो ऐसे हम पता लग सकते हैं कि उधर कुछ ना कुछ होता था। जैसे प्रस्तर पिंड मतलब बड़े बड़े पत्थर, भूरे पूरे शंख तांबा, ऐसा कच्चा माल डला हो, औजार डले हों, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, ऐसा बहुत सारी चीज डली रहती थी। हम ऐसे पता लगा सकते हैं तो कि उधर पे उन चीज़ों का उपयोग किया जाता था। माल उत्पादन संबंधी नीति मतलब वो लोग कहाँ कहाँ से अपनी, मतलब क्या कह सकते हैं, कच्चा माल कहाँ से मंगाया जाता था, उपमहाद्वीप तथा आगे से आने वाला माल, जो भी उनका माल आता था वो कहाँ कहाँ से आता था। तो हम इसमें देख लेते हैं, वो नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों समुद्र किनारे थे इधर पे, इनसे आवाजाही हुआ करती थी। और मतलब जो लाजबर्द मणि है, जो अफगानिस्तान सुरतुगुई, जहाँ पे जो नालियाँ मिली हैं उधर से लाजबर्द मणि जो नीले रंग की होती थी उधर से मंगाया जाता था। और कार्निलियन कार्निलियन जो अभी हमने पढ़ा था लाल रंग का, उसे गुजरात में एक भड़ौत जगह है वहां से मंगाया जाता था। सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और गुजरात उत्तरी गुजरात से मंगाया जाता था। धातु राजस्थान के स्त्रोत निकट स्थित, मतलब धातु कहाँ से? राजस्थान से। और खेतड़ी अंचल, मतलब जो खेतड़ी अंचल राजस्थान के एक जगह का नाम है खेतड़ी अंचल, उधर से तांबा का निर्यात किया, मतलब आयात निर्यात उधर से ही होता था। और सोना कहाँ से आता था? सोना दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। और इसमें तो इतना ही दिया है, क्योंकि एक यहाँ पे संस्कृति है गणेश्वर जोधपुरा, मतलब जो मृदभांड हुआ करते थे हड़प्पा के, और इधर अलग अलग शैलियों के, मतलब इस जगह पे, मतलब जो खेतड़ी है ना राजस्थान के अंदर, उधर हड़प्पा से अलग मृदभांड मिला करते थे, और तो उन लोगों ने इसको गणेश्वर जोधपुर संस्कृति कहा गया है। उसके बाद आते हैं सुदूर संपर्क, मतलब इन लोगों के संपर्क कहाँ कहाँ से थे, तो इन सब के अरब अरब मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर थी हड़प्पा सभ्यता, ये लोथल वगैरह, हड़प्पा मेलुहा, तो उनके इधर कहीं, इधर से मगान वगैरह, दिलमुन वगैरह, इधर से तांबा और लोहा नहीं, तांबा और सोना का आयात निर्यात किया करते थे। तो इधर पे आप पढ़ सकते हैं अरब प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। मतलब जो तांबा था ना वो इधर ओमान से मंगाया जाता था। ओमान कहाँ है आप दे सकते हैं, ओमान मतलब मगान, ओमान का मतलब ही मगान है इस चैप्टर में। तो अभी तो ओमान कहते हैं, लेकिन इसे पहले मगान कहा जाता था हड़प्पा टाइम पे। रासायनिक विश्लेषण मतलब इसमें, मतलब जो इधर हड़प्पा सभ्यता का और मगान मतलब ओमन, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? इनके तांबे में क्या है कि निकल निकल एक केमिस्ट्री में एक मैंने पढ़ा था, वो है निकल पदार्थ है, सब्सटेंस है, तो वो इसमें मिलता है इनके तांबे में। और इसके बाद आते हैं तीसरी से शताब्दी ईसा पूर्व में, लेख मतलब इनका एक लेख मिला था, उसमें ओमन के लिए प्रयुक्त नाम था ओमन। जो मगान था, मगान अभी हमने पढ़ा है, मगान को ही ओमन कहा जाता था। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो दिलमुन है, दिलमुन मतलब बहरीन द्वीप, मतलब अरब प्रायद्वीप से ही दिलमुन कहा जाता था। और जो मेलुहा शब्द है उसको हड़प्पा वासियों के लिए उपयोग किया जाता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन सब लोगों के लिए मेलुहा शब्द का उपयोग किया जाता था। और इस इनके उत्पादनों के बारे में बताया गया है, कार्निलियन, लाजवर्द मणि तथा और चीज़ों के बारे में बताया गया है। और मेलुहा के विषय में हड़प मोसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया आपने सभ्यता 11th क्लास में पढ़ी होगी। तो जो मेलुहा है ना उसमें बताया, मतलब मेलुहा के बारे में बताया गया है मोसोपोटामिया के कुछ
ग्रंथों में। उसमें बताया गया कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी है हो और उसकी आवाज़ राजा प्रसाद में सुनाई दे। मतलब इधर पे बताया हाजा पक्षी मतलब मोर बताया गया है कि मोर की जो आवाज़ है वो प्रसाद मतलब महल तक सुनाई दे। और इसके बाद आ जाते हैं कि उसमें बताया गया है कि जो मेलुआ है मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो नाविकों का देश है। इसके बाद आ जाते अब हम इसको अगले पार्ट में थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इतना बहुत है आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही ठीक है, धन्यवाद।